मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, लास्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको करते हैं, दैट इज ओस्मोटिक प्रेशर। ठीक है भी, तो हम स्टार्ट करते हैं भी ओस्मोटिक प्रेशर से। ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? आपने ओस्मोसिस फिनोमेना पढ़ा, तो ओस्मोसिस से ही हम ओस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन को निकालेंगे। ओस्मोसिस में क्या किया था हमने दो कंटेनर लिए थे इस प्रकार से, ठीक है, और एक के अंदर हमने प्योर सॉल्वेंट डाल लिया था और एक के अंदर सॉल्यूशन डाल लिया था। सपोज करो इसके अंदर हमने प्योर सॉल्वेंट डाला था, ऐसे ही किया था, ये प्योर सॉल्वेंट था, दिस इज प्योर सॉल्वेंट मतलब वाटर था, और इसके अंदर था अपने पास सॉल्यूशन। जैसे शुगर सॉल्यूशन लिया हुआ था मैंने, तो यहाँ पे मैंने ले लिया शुगर सॉल्यूशन। ठीक है भी, यही था। दोनों कंटेनर को मैंने एक पाइप के थ्रू सेपरेट किया हुआ था और यहाँ पे लगाया गया था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या लगाया गया था? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जिस तरफ सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे सोल्यूट शुगर है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन सोल्यूट कंसंट्रेशन हाई, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और यहाँ पे सोल्यूट क्या है? कम है। सोल्यूट यहाँ पे है भी लो। ठीक है, तो किस सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ये तो ओस्मोसिस था। अब जब इधर सॉल्वेंट पार्टिकल जाएंगे, यहाँ से पार्टिकल मूवमेंट करेंगे, इस मेम्ब्रेन से पास होंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल इधर जाएंगे, तो ये लेवल धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा। हम इसको क्लोज कर देते हैं अभी। क्या कर देते हैं? क्लोज, इस प्रकार से। और यहाँ पे एक पिस्टन लगा देते हैं। सपोज करो ये मैंने पिस्टन लगा दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे सॉल्वेंट पार्टिकल इधर आएंगे तो लेवल बढ़ता जाएगा, तो इस ट्यूब के अंदर भी लेवल बढ़ेगा। मैं ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर देता हूँ। क्या अप्लाई कर देता हूँ? प्रेशर अप्लाई कर देता हूँ। तो प्रेशर अप्लाई करूँगा इसके ऊपर, तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल ये क्या आ रहे थे? ये सॉल्वेंट पार्टिकल इस प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे थे। ये ओस्मोसिस में हमने पढ़ा था। तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ रहे थे, प्रेशर अप्लाई करने पर अब सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रेशर अप्लाई करने के बाद अब उतने सॉल्वेंट पार्टिकल इस तरफ मूव नहीं करेंगे। फिर मैं और प्रेशर अप्लाई करता हूँ तो सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो और धीमा हो जाएगा। और अप्लाई करता हूँ, मतलब एक ऐसी कंडीशन आएगी कि सॉल्वेंट पार्टिकल का जो फ्लो है, जो इधर से और इस तरफ जा रहा था, वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। उस प्रेशर को आप नोट कर लेंगे, उस समय कितना प्रेशर अप्लाई किया है, उस प्रेशर को ही हम क्या कहते हैं? ओस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो डिफाइन करिए भाई। आप लिखेंगे एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप, किसको रोकने के लिए? टू स्टॉप फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स कहाँ से कहाँ? फ्रॉम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट पार्टिकल को फ्लो को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई किया गया, उस प्रेशर को क्या कहते हैं? ओस्मोटिक प्रेशर। या फिर आप क्या कह सकते हो भी सीधा? एक्सेस प्रेशर which must be applied to stop, क्या रोकने के लिए? टू स्टॉप ओस्मोसिस को रोकने के लिए। तो उस कंडीशन में भी सॉल्वेंट पार्टिकल ही प्रिवेंट होगा। तो ओस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई किया गया, उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे? ओस्मोटिक प्रेशर। इसको भी डिनोट किया जाता है, दैट इज डिनोटेड बाई, किससे डिनोट किया जाता है? इसको पाई से डिनोट किया जाता है। ध्यान रखना इसको, ठीक है। किससे डिनोट किया जाता है? पाई से डिनोट किया जाता है। अब देखिए ओस्मोटिक प्रेशर किस किस चीज पे निर्भर करता है, इसको ऑब्जर्व किया था फर्स्ट टाइम। इट इज ऑब्जर्व बाय वंट होफ। किसने ऑब्जर्व किया? वंट होफ ने। फर्स्ट ऑब्जर्व बाय वंट होफ ने इसको ऑब्जर्व किया और क्या पाया कि ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m
मतलब मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भी, एंड ऑल्सो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कहने का ये है कि यदि इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी ज़्यादा होगी, मोलैरिटी कब ज़्यादा होगी, आपको पता है मोलैरिटी क्या होती है, m दैट इज इक्वल टू NB/V मल्टीप्लाई बाई 1000 ऐसे होता है। तो यहाँ से पता चल रहा है m मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, सोल्यूट का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर यहाँ पे सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, दोनों में कंपैरिजन करूँ, इसका अमाउंट इधर सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। लार्जर द अमाउंट ऑफ सोल्यूट ग्रेटर विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा कब होगा, जब मोलैरिटी ज़्यादा होगी। तो यही बात तो वनटॉफ ने ऑब्जर्व की। साथ में जब टेम्परेचर सॉल्यूशन का बढ़ाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर और बढ़ेगा। ठीक है भी, इन दोनों को साथ करके लिखें अगर हम, तो हमारे पास क्या आ जाता है अभी देखिए तो हमारे पास आया पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटा दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा MRT। यहाँ पे R जो है वो क्या है, R यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट है भी, क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू आप जानते हैं वही 8.314 के करीब होती है। ठीक है ना, गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 8.314 होती है, ये यूज करेंगे हम। तो ये अपने पास भी क्या आ जाती है, एक्सप्रेशन आ जाती है ऑस्मोटिक प्रेशर की। m मोलैरिटी आप जानते हो क्या होती है, ये देखिए, तो आप लिख सकते हो पाई दैट इज इक्वल टू NB/V और RT, V यदि लीटर के अंदर है तो हमारे पास RT, तो पाई अपने पास हो गया दैट इज इक्वल टू NB/RT/V। ये आ गया भी अपने पास। इस एक्सप्रेशन से फ्रॉम दिस फर्स्ट इक्वेशन इट इज क्लियर पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड इंडिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या है, कैसा है, इस पर निर्भर नहीं करती, कितना है इस बात पे निर्भर करती है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो आप कह सकते हो सो इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आप बोल सकते हैं भी। अब इससे हम मोलर मास निकालते हैं भी, क्या निकालते हैं, मोलर मास। कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट का मोलर मास निकालिए भी। देखिए NB की क्या वैल्यू होती है भी, अपने पास एक्सप्रेशन है पाई दैट इज इक्वल टू NB/V और RT, ये एक्सप्रेशन है। आप जानते हैं NB क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, अच्छे से जानते हैं आप ये बात, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आप इसके अंदर रखिए, पाई दैट इज इक्वल टू NB/WB अपॉन MB/RT, और नीचे क्या है V, MB क्या है यहाँ पे, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, इसको उधर लेके जाइए तो ये अपने पास बन गया MB दैट इज इक्वल टू WB/RT अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाई V। ये एक्सप्रेशन आ गई भी अपने पास मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो समझ आया आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। अब चलिए ऑस्मोटिक प्रेशर से हमने क्या निकाला है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। लेकिन मोलर मास ऑफ सोल्यूट में कोई मतलब एरर ना आए, जब आप किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट का मोलर मास निकाले तो उसमें कोई एरर ना आए, वो एग्जैक्ट आए, इसके लिए कुछ कंडीशन है भी। क्या क्या है वो कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूं मैं। कंडीशन फॉर measuring accurate मोलर मास ऑफ सोल्यूट का एक्यूरेट मोलर मास कैलकुलेट करें, इसके लिए क्या कंडीशन है। तो पहली कंडीशन आती है, फर्स्ट जो आप सॉल्यूशन ले रहे हो दैट मस्ट बी वेरी वेरी डाइल्यूटेड, ये सॉल्यूशन डाइल्यूटेड होना चाहिए। सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट, बहुत ज्यादा डाइल्यूट होना चाहिए भी,
तभी मोलर मास एक्यूरेट आएगा। सेकंड, जो आप सोल्यूट ले रहे हो, सोल्यूट जो है नॉन वोलाटाइल होना चाहिए भाई, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। जो सोल्यूट है वो कैसा होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल नेचर का होना चाहिए, मतलब उसके वेपर्स ना बनते हो। वेपर किसके बनते हो, सिर्फ केवल सोलवेंट पार्टिकल के। थर्ड, जो सोल्यूट है वो किसी प्रकार का एसोसिएशन या डिसोसिएशन ना करे सॉल्यूशन में जाने के बाद। एसोसिएशन या डिसोसिएशन का क्या मतलब होता है, आप देखिए भाई, डिसोसिएशन क्या होता है, मतलब टूट जाना। जैसे सोल्यूट को मैं जब सोलवेंट में डिसोल्व करूं तो वो टूटे ना, ब्रेकअप ना हो। जैसे NaCl है, जैसे ही मैं सॉल्यूशन में डालूंगा, आपको पता है ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम एक्यूरेट मोलर मास नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। और दूसरी कंडीशन कहता है एसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए भाई। एसोसिएशन क्या होता है, जस्ट लाइक CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है, अगर इसको पानी में डालो तो भाई क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और H, HOC और भी OCH3। तो यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव, यहाँ स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, इनमें इंट्रैक्शन हो जाता है। दो मॉलिक्यूल जो पहले अलग अलग थे अब जुड़ के एक सिंगल मॉलिक्यूल बन गया, एसोसिएशन हो गया भी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इस कंडीशन में भी एक्यूरेट नहीं निकाल पाओगे। मतलब ना तो डिसोसिएट हो ना एसोसिएट हो, ऐसा आपने सोल्यूट कंसीडर करना है यदि एक्यूरेट मोलर मास आपको निकालना है। तो ये कंडीशन है भी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम। कंडीशन के बाद ये समझ आ गया होगा आपको अच्छे से, ठीक है ना। अब इससे आगे चलते हैं, देखिए देखिए चार जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने की, कौन कौन सी चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने की, हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किया, उससे भी मोलर मास निकाला। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किया, उससे भी मोलर मास निकाला। उसके बाद हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किया, उससे भी मोलर मास निकाला। अब ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया तो इससे भी मोलिकुलर मास निकाला भी सोल्यूट का। चारों में से कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा से ज्यादा यूज की जाती है सोल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए? तो हम कहेंगे भी ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो हम लिखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर इज वाइडली यूज्ड for calculation of molar mass of solute except relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point and depression in freezing point। क्या रीजन होते हैं भाई, इसी का यूज किया जाता है मोलर मास निकालने के लिए। उसका रीजन देखिए, फर्स्ट ये रूम टेम्परेचर पे निकाला जा सकता है, कैलकुलेटेड एट रूम टेम्परेचर। सबसे अच्छी बात इसकी क्या है कि रूम टेम्परेचर पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जब आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालते हैं तो टेम्परेचर हाई करना पड़ता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं हाई करना पड़ता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर बिलो जीरो लेके जाना पड़ता है। तो ये रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल कंडीशन पे कैलकुलेट हो जाता है, सबसे अच्छी सहूलियत है इसकी। दूसरा हमारे पास है भी जो वैल्यू होती है ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू इज लार्ज। जो बाकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उनकी वैल्यू जो आती है वो बहुत कम आती है, स्मॉल आती है, उसको मेजर करने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू लार्ज होती है, मेजरेबल होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू इज लार्ज एंड इजीली मेजरेबल, आसानी से उसको मेजर किया जा सकता है, इसीलिए भी इसका यूज किया जाता है भी, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है हमारे पास कि आपने देखा होगा सभी के अंदर, जैसे आप देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट
एंड रिलेटिव डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सभी के अंदर मोलैलिटी का यूज होता है, बट ऑस्मोटिक प्रेशर में किसका यूज हुआ? मोलैरिटी का। मोलैरिटी इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी। मोलैलिटी की बजाय किसका यूज किया जाता है? मोलैरिटी का यूज किया जाता है। तो इन तीन पॉइंटों के कारण हम ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रीफर करेंगे सोल्यूट का मोलिकुलर मास निकालने के लिए। बात समझ आई? ठीक है भी। अब अपने पास कुछ टर्म्स हैं, उनको हम देखेंगे। देखिए हमारे पास आता है भी आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तीन प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। ये कैसे सॉल्यूशन होते हैं? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई आप देखिए, एक कंटेनर लिया मैंने, ये कंटेनर ले लिया, ठीक है, ये कंटेनर ले लिया, इसको हम एग्जांपल लेके समझ रहे हैं। और इसके अंदर सपोज करिए ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ, स्फेरिकल शेप दे रहा हूँ, इनको आप आरबीसी, रेड ब्लड सेल समझिए। मतलब इस कंटेनर में मैंने आरबीसी सेल रखी हुई है, ठीक है। क्या है ये? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ठीक है भाई। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे तीन इसी साइज के तीन बीकर और ले लेता हूं भाई, इस प्रकार से इसी साइज के तीन बीकर मैंने और ले लिए, इस प्रकार से, ठीक है। और इन सभी के अंदर मैंने NaCl का सॉल्यूशन लेना है। सभी के अंदर क्या लेना है? NaCl का सॉल्यूशन, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन अलग अलग होगी। सॉल्यूशन NaCl का होगा, मतलब सोल्यूट सेम रहेगा, लेकिन सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। देखिए ये जो सॉल्यूशन है, ये वाला जो सॉल्यूशन है, ये 0.9% NaCl सॉल्यूशन है भाई। क्या है? 0.9% NaCl सॉल्यूशन है। इसको मैं ले लेता हूं 0.7% NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। और इधर जो अपने पास है वो 1% NaCl सॉल्यूशन ले लेते हैं हम। तीनों की कंसंट्रेशन मैंने अलग अलग रखती है। ये 0.7% है, ये 1% है, ये 0.9% है, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर आइए, एक आरबीसी, ये जो आरबीसी सेल हैं जो मैंने यहाँ पे सर्किल से दिखाई हैं, इसको एक बड़ा सा सर्किल कर लेता हूँ और मतलब बड़ा साइज करके एक आरबीसी सेल को मैं दिखा रहा हूँ। इस आरबीसी सेल में जो फ्लूइड है, इस आरबीसी सेल में जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर इस 0.9% NaCl के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा। समझिए इस बात को। ह्यूमन ब्लड के अंदर जो आरबीसी सेल हैं, उन आरबीसी सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, उस फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर 0.9% NaCl सॉल्यूशन के बराबर होगा। और 0.9% NaCl जो सॉल्यूशन होता है, इसको हम सलाइन वाटर बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? सलाइन वाटर, ठीक है। तो सलाइन वाटर हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इन आरबीसी सेल। समझ आया ये बात? तो हम यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे 0.9% NaCl solution has same osmotic pressure that of किसके साथ? that of fluid present in red blood cell। आरबीसी, रेड ब्लड सेल के अंदर जो फ्लूइड है, उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके बराबर 0.9% का जो सॉल्यूशन है उसका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो इसका और इनके अंदर जो आरबीसी के अंदर जो फ्लूइड है, उन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है भी? सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो दोनों सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे? आपस में
ये कहलाएंगे भी आइसोटोनिक नेचर के। क्या कहलाएंगे? आइसोटोनिक नेचर। मतलब आइसो का मतलब है सेम, टोनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है वो कहलाते हैं भी आइसोटोनिक नेचर के। जस्ट लाइक हम ये कह देते हैं RBC और 0.9% NaCl सॉल्यूशन हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है ये बात? उसके बाद आप ले लीजिए 0.7 और 1% NaCl सॉल्यूशन। तो भाई देखिए 0.9 से 1% हो गया, इसका मतलब सोल्यूट का अमाउंट बढ़ गया, मोलैरिटी बढ़ गई। मोलैरिटी बढ़ती है तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं इस सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसके ऑस्मोटिक प्रेशर से कंपेयर करूं जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर 0.9% NaCl के बराबर है, तो देखिए इसके ऑस्मोटिक प्रेशर के कंपैरिजन में अब 1% NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो वो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर सॉल्यूशन, दूसरे के कंपैरिजन में, तो वो कहलाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहलाता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इधर आइए, यहां पे मोलैरिटी कम होगी, सोल्यूट का अमाउंट कम हो गया इसके कंपैरिजन में, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाए दूसरे के कंपैरिजन में वो कहलाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बात समझ आई भी? अब इनको हम एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट हम ले लेते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं भाई आइसोटोनिक सॉल्यूशन? द टू सॉल्यूशन which has same ऑस्मोटिक प्रेशर। दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? सेम है, वो क्या कहलाते हैं? आइसोटोनिक। ठीक है ना, जैसे ये और ये। उसके बाद अपने पास आ जाता है भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा भी? सॉल्यूशन विच हैज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूशन which has higher osmotic pressure than other दूसरे के कंपैरिजन में, जैसा कि इसका और इसका, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। और थर्ड आ जाता है भी हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो आप क्या लिखेंगे भी? सॉल्यूशन which has lesser osmotic pressure than other। दूसरे के कंपैरिजन में ऑस्मोटिक प्रेशर यदि कम हो जाए जैसे ये, तो हम कहेंगे वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। बात समझ आई? चलिए अब आगे चलते हैं हम। ये था भाई आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए आगे चले हम। कई बार क्या होता है कि डॉक्टर जो होते हैं वो एडवाइस देते हैं। क्या एडवाइस देते हैं? ऐसे पेशेंट जो हाई ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहे हैं, जिनको हाई बीपी की शिकायत है, तो उनको एडवाइस देते हैं कि ज़्यादा साल्टी फूड आप ना खाएं, ठीक है ना, या साल्ट का ज़्यादा आप यूज़ ना करें। क्या रीज़न होता है भी? उसका कारण होता है कि जो ह्यूमन ब्लड होता है उसके अंदर पहले से NaCl, साल्ट जो होता है NaCl मौजूद होता है। अगर हम बाहर से NaCl लेंगे तो NaCl देखिए एक तो आयनाइज हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा देता है, डिसोसिएट होके Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर आयनाइज हो जाएगा। तो जब ये आयनाइज होगा तो सोल्यूट का अमाउंट ब्लड सॉल्यूशन के अंदर लगातार बढ़ता बढ़ेगा तो सोल्यूट का अमाउंट बढ़ेगा, तो इसका मतलब मोलैरिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा भी। तो ज़्यादा नमक खाने की एडवाइस नहीं दी जाती, मतलब कम से कम नमक खाएं ये बोला जाता है। उसका रीज़न क्या है? NaCl यदि आप ज़्यादा खाएंगे तो ब्लड के अंदर इसका अमाउंट बढ़ने से
ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, इसलिए कम से कम साल्ट खाने की एडवाइस दी जाती है। बात समझ आई भाई? तो ये अपना ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में था, आपको अच्छे से समझ आया होगा ये।